हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार ज़ोर शोर से कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है तो पढ़ाई तो करनी है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि हम क्लासें नहीं ले पा रहे हैं, रूटीन बनाएंगे अभी। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी में हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब चलता है हिंदी साहित्य में, सभी को पता है। मैं आज आदिकाल का एक टॉपिक लेके चलती हूँ आपके सामने, रासो साहित्य। रासो साहित्य ज़्यादा बड़ा साहित्य नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा है। इसको हम 2-3 क्लास में कर लेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी मैं कुछ पढ़ाऊँगी आज, जो भी मैं आपको एक क्लास दे रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें आपको एक बुक का मैटर नहीं है। इसमें रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, रामचंद्र तिवारी का, नेट वाली जो बुक्स आती हैं, वो जो भी ऑथेंटिक्स बुक हैं उन सब का मैटर इकट्ठा किया हुआ मैंने और उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी हम अपना कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए पूरी 1 साल पड़ी है और 1 साल के अंदर हम अच्छी तरह कवर करेंगे, पूरी गहराई से पढ़ेंगे। इसी कड़ी में जो हमारा रासो साहित्य है, आज हम उसका देखते हैं क्या क्या रासो साहित्य में है, रासो साहित्य किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ये सब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य को हम चारणिक साहित्य भी कहते हैं। चारण साहित्य इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये साहित्य लगभग राजस्थान में लिखा गया है और राजस्थान में जब लिखा गया है साहित्य, तो ये चारण उनको बोलते हैं जो राजा महाराजा होते थे पहले के ज़माने में, और वो जो भी युद्ध करते थे, जो उन्होंने युद्ध जीतते थे या हारे थे, लगभग जीतने वाली बात आती है, तो इन्होंने अपनी प्रशंसा, राजा महाराजा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो जो कवि होते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे, वो कवि राजाओं के युद्धों की, राजाओं की प्रशंसा के बारे में जो जो कुछ उन्होंने वर्णन किया है, वो सब इन्होंने ही लिखा है, चारण कवियों ने। तो चारण कवियों ने लिखा है, इसलिए इनका नाम चारण साहित्य भी पड़ा। और रासो साहित्य एक ऐसा साहित्य जो वीर रस में लिखा गया है, वीर और श्रृंगार रस में। रासों में वीरता ज़्यादा मिलती है। चलो अब हम देखते हैं इसमें रासो साहित्य में क्या क्या है। देखो, पहले हमें पता होना चाहिए रासो साहित्य है क्या। तो देखो, रासो साहित्य में साफ साफ समझ में आ जाएगा। इसमें मैं इसको पीपीटी को बड़ा करती हूँ। देखो, रासो साहित्य का अभिप्राय क्या है। देखो, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य। देखो, इसमें है आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य, ये वाला हो गया। देखो, रासो साहित्य जो प्रशंसा में लिखा गया वो वीर रसात्मक साहित्य, यानी वीरता से परिपूर्ण है वो साहित्य, वीरता से परिपूर्ण है वो साहित्य। और इसमें उसे चारण साहित्य कहता है। देखो, फिर से देखते हैं। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया और जो वीर रसात्मक साहित्य है, यानी वीरता से परिपूर्ण है, उसमें वीरता भरी बातें हैं, वीरता से लिखा गया, उसे चारण साहित्य कहा जाता है। जैसे रासो साहित्य कैसे लिखा, रासो साहित्य होता है क्या। देखो, नोटिस में एक लिखा हुआ है, रासो अपभ्रंश भाषा की 29 मात्राओं का एक छंद है। रासो अपभ्रंश भाषा, पहले जो आदिकालीन साहित्य है उसमें अपभ्रंश भाषा भी थी। उस अपभ्रंश भाषा में रासो एक छंद हुआ करता था जिसमें 29 मात्राएं होती थी, 29 मात्राएं होती थी। तो रासो अपभ्रंश भाषा का एक छंद है जिसमें 29 मात्राएं होती हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको आप ध्यान रखना। रासो साहित्य लगभग राजस्थान में लिखा गया है। देखो रासो साहित्य लगभग, लगभग का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर, लगभग में पूरा ही आ जाता है। रासो साहित्य लगभग राजस्थान में लिखा हुआ है। रासो शब्द की अनेक उत्पत्तियां दी गई, जिनमें राजसूय, राजयज्ञ, राजादेश ऐसे शब्द आते हैं कि इन शब्दों से हमें पता चलता है कि रासो साहित्य की उत्पत्ति हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है ये है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आदिकाल में जो चारण कवि हैं वो अपने आचार्यदाताओं की प्रशंसा में लिखते थे। जो भी साहित्य वो वीर रसात्मक साहित्य होता था, उसी साहित्य को हम चारण साहित्य कहते हैं। अगला हमारा है, देखो रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों ने अलग अलग मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों ने अलग अलग मानी है। देखो ये जो आलोचक हैं, ये आलोचक ऐसे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं कि रसायन शब्द, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, या रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से किसने मानी है, राजसूय यज्ञ से किसने मानी है, ये सब इसमें आता है। तो देखो इसमें पहला आता है, ये आपने देख लिया होगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों के अनुसार, क्योंकि बहुत से विद्वान हैं, इन्होंने अपना अपना मत दिया है कि ऐसे इसकी रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने माना है रसायन से, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। श्याम सुंदर दास कहते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। ये ऐसे कैसे शब्द आते हैं, जब हम आपको प्रश्नोत्तरी करवाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे माता प्रसाद गुप्त, चंद्रवली पांडे, विरांक और हाजपति अनेक विद्वानों ने अलग अलग मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों ने अलग अलग मानी है। देखो ये जो आलोचक हैं, ये आलोचक ऐसे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं कि रसायन शब्द, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, या रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से किसने मानी है, राजसूय यज्ञ से किसने मानी है, ये सब इसमें आता है। तो देखो इसमें पहला आता है, ये आपने देख लिया होगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों के अनुसार, क्योंकि बहुत से विद्वान हैं, इन्होंने अपना अपना मत दिया है कि ऐसे इसकी रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने माना है रसायन से, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। श्याम सुंदर दास कहते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। ये ऐसे कैसे शब्द आते हैं, जब हम आपको प्रश्नोत्तरी करवाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे माता प्रसाद गुप्त, चंद्रवली पांडे, विरांक और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। माता प्रसाद गुप्त, चंद्रवली पांडे, विरांक और हजारी प्रसाद, देखो चारों के नाम एक साथ दिए मैंने कि अलग अलग आपको कंफ्यूज ना हो, और रासक से। काशी प्रसाद जायसवाल और कवि श्यामल दास रहस्य से मानते हैं, और श्याम सुंदर दास भी, देखो इसमें श्यामल दास और श्याम सुंदर दास और काशी प्रसाद जायसवाल तीनों की रहस्य से है। डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं राज से, और गिरियासन मानते हैं राजादेश से, गारसा दत्तासी मानते हैं राजसूय यज्ञ से, और नरोत्तम स्वामी रसिक से। फिर से पढ़ लो एक बार आप। रामचंद्र शुक्ल रसायन से, श्याम सुंदर दास रहस्य से, माता प्रसाद गुप्त, चंद्रवली पांडे, विरांक, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और कवि श्यामल दास रहस्य से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा राज से मानते हैं। गिरियासन राजादेश से मानते हैं। गारसा दत्तासी राजसूय यज्ञ से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। आगे चलते हैं हम। देखो हरप्रसाद शास्त्री और विदेश्वरी पाठक, ये राजदत्त शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको तो आप रट के ही जाना। रटने का मतलब याद करके ही जाना, इसको छोड़ नहीं सकते आप। आगे देखो
आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रस शब्द से उत्पत्ति होती है रासो शब्द की। और पंडित मोहनलाल पांडे, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, दशरथ शर्मा जो इतिहासकार हैं बहुत बड़े, इन्होंने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। और पोपटलाल शाह रस से मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह और नंदलाल वाजपेयी रास से मानते हैं, और सर्वमान्य मत जो होता है वो रस से है। यानी आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी रस से, पोपटलाल शाह भी रस से, पंडित मोहनलाल पांडे और ये देखो गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, दशरथ शर्मा ये सब मानते हैं बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी रास से। ठीक है, लेकिन इन सब में हमने इतने मत पढ़े हैं, 8-10 जो भी पढ़े हैं, उसमें सर्वमान्य मत क्या है कि रासक शब्द है, इससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो इसमें सबसे जहाँ से क्वेश्चन उठते मैं वो साथ साथ बताती जा रही हूँ आपको कि जो ये स्लाइड है नाम वाली, उत्पत्ति वाली, ये दोनों स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। स्लाइड को छोड़ना मत, इसको रट के ही रखना। आगे चलते हैं। देखो इस साहित्य की विशेषता पढ़ी थी हमने। देखो आगे देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ है रासो साहित्य जो लिखा गया उसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो रासो साहित्य की विशेषताएं देखो, इसमें है कि कहाँ जा रहा है, रासो साहित्य की विशेषताएं। आदिकाल में रासो साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य है। यानी ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि चारण कवियों द्वारा लिखा गया। जो रासो साहित्य है वो चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य में कल्पना और ऐतिहासिकता का समन्वय मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि रासो साहित्य में जो भी है उसमें इतिहास से संबंधित भी बातें हैं, और कवि ने, लेखक ने अपनी कल्पना के अनुसार उसमें कुछ बातें जोड़ दी गई हैं, कुछ इतिहास से संबंधित लिए, कुछ कल्पना अपनी तरफ से लगा के, और उनका इतना अच्छा तालमेल बिठाया है रासो साहित्य में, ये सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रासो साहित्य में कल्पना और इतिहास। देखो नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, इसको इग्नोर करना, आप वैसे पढ़ लो। रासो साहित्य की विशेषता, इसमें पहला है चारण कवियों द्वारा लिखा गया है, दूसरी इसमें है इतिहास और कल्पना, यानी कल्पना और इतिहास। इतिहास के जो फैक्ट हैं उनके साथ साथ अपनी कल्पना भी उसमें जोड़ी गई है, और दोनों का समन्वय यानी तालमेल इतना अच्छा किया है कि वो बहुत अच्छा महसूस होता है। उसमें तालमेल अच्छी तरह बैठा रखा है। रासो साहित्य में कल्पना और ऐतिहासिक का समन्वय मिलता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। एक तो विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, एक इसमें ये नामकरण जो होता है, उत्पत्ति वाला जो शब्द है, उसमें ये बातें पूछी जाती हैं। आगे देखो, इस साहित्य में युद्धों का वर्णन है। देखो रासो साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि रासो साहित्य युद्ध से रिलेटेड जो भी सामग्री है, जो भी वर्णन है, वो ज़्यादातर युद्ध से रिलेटेड होती है। इसमें इस साहित्य में युद्धों का वर्णन है। आप बिसलदेव रासो में लगा लो, खुमान रासो में लगा लो। जैसे खुमान रासो में अभी आप आगे पढ़ोगे कि अलमामू और चित्तौड़ का शासक दोनों के मध्य 24 युद्ध हुए थे, और 24 युद्धों का वर्णन उसमें दिया हुआ है। बिसलदेव रासो में भी युद्ध का वर्णन है। ऐसे करके जितना भी रासो आप पढ़ोगे, रासो साहित्य पढ़ोगे, उसमें सभी में लगभग युद्धों से संबंधित प्रथा, सामंती वाली जो परंपरा थी वो चलती थी। तो सामंत क्या होते हैं, राजा को खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी जो भी बातें होती है उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो इस साहित्य में वो सब सामंती जीवन, सामंत कैसे कैसे रहते थे, उनके लिए राजाओं को प्रशंसा करना उनकी बहुत ज़रूरी हो गया था। इस साहित्य में वो भी दिखाई देता है। इसमें चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखा गया वीर रसात्मक साहित्य है। देखो इसमें वीरता से पूर्ण जो भी साहित्य है, वीरता से रिलेटेड जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है, वो सब इस साहित्य में मिलता है। अगला पॉइंट देखो, रासो साहित्य में अधिकांश रचनाएं
रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक है। देखो रासो साहित्य लिखा गया है वो संदिग्ध है और अर्ध प्रमाणिक है। ये बात क्यों कही है? क्योंकि इसमें जो भी साहित्य मिला है वो या तो आधा अधूरा मिला है या फिर मिला नहीं है। उसका वर्णन किसी दूसरे राइटर की रचना में मिलता है, या जो घटनाएं हैं या फिर उसका जो भी स्रोत है वो मैच नहीं करता इतिहास से संबंधित, क्योंकि उसमें हमने उसकी विशेषता में पढ़ा था कि उसमें कल्पना और ऐतिहासिकता दोनों का समन्वय है। तो कुछ रचनाओं का ये है कि जो समय सारणी है उनकी, कुछ वर्णन लेखकों ने अपनी कल्पना से उसमें कर दिया है। तो इस तरह ये सामग्री अधिकांश या तो संदिग्ध मिलती है या अर्ध प्रमाणिक, यानी आधी प्रमाणिक होती है आधी नहीं होती है। ये इस साहित्य की विशेषता है। रासो साहित्य की भाषा शैली डिंगल व पिंगल है। देखो रासो साहित्य की भाषा पूछते तो डिंगल पिंगल दोनों ही है। अब देखो डिंगल क्या होती है? एक तो अपभ्रंश होती है, उसके साथ राजस्थानी मिक्स होती है, राजस्थानी भाषा के शब्द होते हैं, तो उसको हम डिंगल बोलते हैं। पिंगल होती है अपभ्रंश प्लस व्रज। डिंगल कौन सी होती है? अपभ्रंश प्लस व्रज। ये सारी विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं से आधा साहित्य समझ में आ जाता है कि रासो साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब इसमें आ जाता है। अगला देखो, रासो साहित्य में छंदों की विविधता है। रासो साहित्य में छंदों की विविधता है। विविधता मतलब इस रासो साहित्य में एक दो छंद नहीं है, छंदों की भरमार है। अनेक प्रकार के छंद हमें यहाँ पे मिलते हैं। अरिल हो गया, छप्पे हो गया, अरुण हो गया, ये सारे छंद हमें मिलते हैं। रासो साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि छंदों की विविधता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखो, ये पढ़ो आ गया हमारा। देखो जो रासो साहित्य है उसके रचनाकार और प्रमुख रचनाएं। रासो साहित्य की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं आज हम वो पढ़ेंगे। उसके आगे फिर हम आगे जो भी रचनाएं बचेंगी हम वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ी है भूमिका। देखो यहाँ से आप देख लो, देखो ये हमारा रासो साहित्य था। इसके बाद हमने पढ़ा रासो साहित्य किसको कहते हैं? आदिकाल में चारण कवि द्वारा अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य है। इसमें रासो एक अपभ्रंश का छंद होता है जिसमें 29 मात्राएं होती है। रासो साहित्य लगभग राजस्थान में लिखा गया है और रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। ठीक है, अब हमने बताया कि अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों ने कौन कौन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। तो हमने ये पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, श्याम सुंदर दास ने रहस्य बनाया, माता प्रसाद गुप्त ने इसका रासिक माना, दशरथ शर्मा ने रास माना, गिरियासन ने राजा देश माना, गारसा दत्तासी ने राजसूय यज्ञ माना। ये सारे इम्पोर्टेंट है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक माना। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो बचे हुए थे कि सर्वमान्य मत कौन सा होता है? रासक वाला होता है। रासो शब्द का सर्वमान्य मत यही है कि रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य की हमने ये विशेषताएं पढ़ी। रासो साहित्य की विशेषताएं, आदिकाल में रासो साहित्य चारण कवि द्वारा लिखा गया। रासो साहित्य कल्पना और ऐतिहासिकता का समन्वय है। ये सब कल्पना और ऐतिहासिकता का समन्वय है, ये सब आपको पढ़ना है। और इसमें देखो मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ। देखो ये वाला ये कल्पना और साहित्य ये वाला है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अगली विशेषता हमने पढ़ी अगली विशेषता हमने क्या पढ़ी थी कि देखो क्या हुआ इसको देखते हैं अभी।
अभी तक आपने पढ़ लिया, रिपीट करो कि अगली चेष्टा हमने क्या क्या पढ़ी थी। बोर्ड में मिस्टेक हो चुकी है। देखो इसमें इस साहित्य में युद्धों का वर्णन, आगे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि इस साहित्य में युद्धों का वर्णन है। यहाँ से इसको अंडरलाइन करो, युद्धों का वर्णन, ठीक है। उसके बाद इस साहित्य में सामंती जीवन की झलक पड़ती है। अभी हमने पढ़ा था कि सामंती जीवन अच्छा होता है। और इसमें चारण कवि द्वारा अपने आश्रयदाता जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा में जो वीर रसात्मक साहित्य लिखा गया था उसको हम रासो साहित्य कहते हैं। रासो साहित्य की भाषा डिंगल और पिंगल है। डिंगल क्या होती है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। पिंगल क्या होती है? वर्णन, ठीक है। उसके बाद इस साहित्य में सामंती जीवन की झलक पड़ती है। अभी हमने पढ़ा था कि सामंती जीवन अच्छा होता है। और इसमें चारण कवि द्वारा अपने आश्रयदाता जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा में जो वीर रसात्मक साहित्य लिखा गया था उसको हम रासो साहित्य कहते हैं। रासो साहित्य की भाषा डिंगल और पिंगल है। डिंगल क्या होती है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। पिंगल क्या होती है? अपभ्रंश प्लस व्रज। ये सब हमने पढ़ा, छंदों की विविधता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो एक रचना है इसमें, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें एक रचना है खुमान रासो। ये वाले खुमान रासो। देखो खुमान रासो है, इसका रचनाकार यानी किसने लिखी है? दलपति विजय ने। पहली बात तो यही रखनी है कि रचना कौन है, कौन सी है, और रचनाकार उसका कौन है। ये बात हमें महत्वपूर्ण याद रखनी है, ठीक है। आगे पढ़ो। देखो ये तो पता चल गया खुमान रासो रचनाकार दलपति विजय है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से समय में लिखी गई है। आदिकाल का समय कौन सा है? उसमें देखो 9वीं से 17वीं शताब्दी इसमें दिया हुआ है। तो देखो रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि जो खुमान रासो है दलपति विजय ने जो लिखी है वो 9वीं शताब्दी में लिखी है। मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी मानते हैं। देखो शुक्ल है 9वीं शताब्दी मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया जी हैं वो 17वीं शताब्दी मानते हैं। खुमान रासो की रचना, खुमान रासो जो रचना है उसके जो रचनाकार है वो दलपति विजय है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। रस कौन सा इसमें? ये आते हैं क्वेश्चन। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि खुमान रासो की भाषा कौन सी है और किस लेखक के अनुसार, किस साहित्यकार के अनुसार कौन सा समय माना गया है। ऐसे पूछ लेंगे मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमान रासो का समय कौन सा है? 9वीं, 12वीं, 14वीं, 17वीं, ऐसे करके। या फिर ऐसे पूछते हैं कि खुमान रासो की भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है? राजस्थानी है ना, अपभ्रंश, प्राकृतिक, राजस्थानी हिंदी, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो हमें इसके जो भी यहाँ पे मैंने मैटर दिया है वो बिल्कुल सिलेक्टेड दिया है। सिलेक्टेड मतलब ये होता है कि छोड़ा कुछ भी नहीं है, डिटेल से नहीं, बट जो जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे। अब ऐसे थोड़ी खुमान रासो की भाषा, खुमान रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी होती है कोई नहीं आता। भाषा कौन सी? राजस्थानी हिंदी। रस कौन सा? वीर श्रृंगार रस। ये सब होना चाहिए। बाकी हमें कोई यहाँ पे लेसन नहीं पढ़ रहे, हमें सिर्फ एग्जाम के हिसाब से याद करना है। हमने वही मैटर तैयार किया है आपके लिए। आगे पढ़ते हैं। इससे पता चल गया हमें इसका रचनाकार दलपति विजय है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी, और भाषा इसकी राजस्थानी है, और रस इसमें वीर और श्रृंगार रस है। आगे चलो। देखो खुमान रासो के महत्वपूर्ण तथ्य, ये तो पढ़ लिया हमने, रचना कौन सी है, उसके रचनाकार कौन से हैं, उसका समय कौन सा। लेकिन उस रचना में आखिर में है क्या, उसके अंदर क्या है,
ये हमें पढ़ेंगे तो इसमें खुमान रसों के महत्वपूर्ण तथ्य है, उसमें मेन जो बातें हैं खुमान रसों में अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, इस रचना की हस्तलिपि प्रति पुन्ना संग्रहालय में है। एक तो ये पुन्ना संग्रहालय वाला है, ये अंडरलाइन करना आप, ठीक है। पुन्ना संग्रहालय इसमें ड्रॉ कर देते हैं और अभी करती हूँ। देखो, ये पुन्ना संग्रहालय है ना, अभी करते हैं। पुन्ना संग्रहालय में ये संरक्षित है और इसके छंद कितने हैं? 5000। छंद कितने हैं? 5000। ये होना चाहिए। देखो, ये पुन्ना संग्रहालय में है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। देखो ये वाला, तो ये देखो, इसमें ये प्रतिलिपि है, ये पुन्ना संग्रहालय में है, ठीक है। और इसको ये अंडरलाइन कर लो, शायद पेन काम नहीं कर रहा है इसका, कोई नहीं, आप वैसे देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ठीक है, इसमें छंद कितने हैं? 5000 हैं। और छंद कितने हैं? 5000। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें ये भी पूछा हुआ है कि किस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। तो खुमान रसों में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। इसमें महाराणा प्रताप का भी उल्लेख है, महाराणा प्रताप का भी उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें चित्तौड़ शासक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि चित्तौड़ का शासक जो खुमानदित्य है और बगदाद के खलीफा अल मामू के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है इसमें। देखो, इसमें चित्तौड़ के शासक खुमानदित्य और बगदाद के खलीफा कौन थे? अल मामू के मध्य 24 युद्धों का वर्णन इस रचना में है। इसमें खुमान की विजय हुई, जब दोनों में युद्ध हुआ तो खुमान की विजय हुई, अल मामू की हार हो चुकी थी। खुमान रस को हिंदी साहित्य का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य, जय काव्य ये होता है कि मतलब जीतने वाला काव्य, जय जीत को ही कहते हैं ना, तो ये विक्टोरी काव्य हो गया। इसमें इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी इसकी, इसको याद रखना। ये पूरी डिटेल से है, ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, ये सब आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। मैंने 5-6 ऑथेंटिक बुकों से इस मैटर को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है, ये आप देख लेना। उसके बाद 2 बातें आपको और बता देती हूँ। देखो, ये जो साहित्य है खुमान रसों में आपको पता चल गया होगा कि पुन्ना संग्रहालय में ये संरक्षित है और इसके छंद कितने हैं? 5000। छंद कितने हैं? 5000। ये होना चाहिए। देखो, ये पुन्ना संग्रहालय में है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। देखो ये वाला, तो ये देखो, इसमें ये प्रतिलिपि है, ये पुन्ना संग्रहालय में है, ठीक है। और इसको ये अंडरलाइन कर लो, शायद पेन काम नहीं कर रहा है इसका, कोई नहीं, आप वैसे देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ठीक है, इसमें छंद कितने हैं? 5000 हैं। और छंद कितने हैं? 5000। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें ये भी पूछा हुआ है कि किस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। तो खुमान रसों में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। इसमें महाराणा प्रताप का भी उल्लेख है, महाराणा प्रताप का भी उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें चित्तौड़ शासक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि चित्तौड़ का शासक जो खुमानदित्य है और
बगदाद के खलीफा अल मामून के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है इसमें। देखो इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा कौन थे, अल मामून के मध्य 24 युद्धों का वर्णन इस रचना में है। इसमें खुमान की विजय हुई, जब दोनों में युद्ध हुआ तो खुमान की विजय हुई, अल मामून की हार हो चुकी थी। खुमान रसे को हिंदी साहित्य का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य ये होता है कि मतलब जीतने वाला काव्य, जय जीत को ही कहते हैं ना, तो ये विक्टोरी काव्य हो गया। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी इसकी, इसको याद रखना। ये पूरी डिटेल से है, ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, ये सब आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। मैंने 5-6 ऑथेंटिक बुकों से इस मैटर को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है, ये आप देख लें। उसके बाद 2 बातें आपको और बता देती हूँ। देखो ये जो साहित्य है खुमान रसों में आपको पता चल गया होगा कि पुणे संग्रहालय में संरक्षित है। 5000 इसमें छंद हैं और क्या बोलते हैं इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामून के मध्य युद्ध हुआ था और उसके बाद उसमें खुमान की विजय हुई थी। ये सब इसमें है, पूरी डिटेल से बता दिया। ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। मैंने जिससे नेट वाली जो बुक आती है, रामचंद्र शुक्ल है, नरेंद्र है और रामचंद्र तिवारी है, जो इग्नू वाली बुक्स हैं, वो सब लेके ऐसे मैटर इकट्ठे किए है। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, आप इस चैनल पे, ये आपका चैनल है और आप इस अपने चैनल पे जो पढ़ रहे हो, इस चैनल पे ब्लूम एजुकेशन पे आपको हिंदी से जो रिलेटेड या जीके से जो रिलेटेड चाहे थोड़े टॉपिक करवाए जाए, बट वो टॉपिक ऐसे होंगे कि ऑथेंटिक बुकों में आपको मिल जाए वो सारा मैटर। आपको एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं इसी में कि खुमान द्वितीय की विजय हो गई और अल मामून हार चुका। उस दोनों के बीच में 24 युद्ध हुए थे, उसमें 5000 छंद हैं। तो देखो एक आते हैं आलोचकों, जो साहित्यकार हैं, जो आलोचक हैं हिंदी में, उन्होंने जो आलोचनात्मक या जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें अपने विचार व्यक्त किए हैं कि खुमान रसो कैसी थी, बिसलदेव रसो कैसी थी, जो भी पुस्तक है उसमें सारी लिखा हुआ है। उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं खुमान रसों के बारे में कि यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रसों मिलता है, अच्छी तरह से देखना, इसमें यह नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रसों मिलता है उससे पुराना भी कोई है, उससे पुराना कुछ है। देखो स्लाइड काम नहीं कर रही है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता इस समय जो खुमान रसों मिलता है उससे पुराना, उसका कोई पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह विक्रमी संवत 17वीं शताब्दी का प्राप्त हुआ होगा। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप ये समझो। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो अभी ये नहीं कहा जा सकता जो इस समय खुमान रसों हमारे पास है उससे भी पुराना कोई होगा, क्योंकि उससे पुराना हमें कुछ मिला नहीं, और जो मिला है उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिल रहा है, महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिल रहा है, चित्तौड़ के शासक का। तो जो अगर महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिल रहा है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ में जो मैटर मिलता है, जो रचना है,
जो ये ग्रंथ लिखा गया है, जिस भाषा में लिखा, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये विक्रमी संवत 17वीं शताब्दी का हुआ, विक्रमी संवत 17वीं शताब्दी का हुआ होगा, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। जबकि द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि खुमान रसों की जो चर्चा है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में तो होनी नहीं चाहिए। ये था आज का मैटर। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।